हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस लेक्चर में हम कक्षा 7 साइंस एनसीईआरटी की जो पहला अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला अध्याय है पादपों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है पादपों में पोषण। यहाँ पर बस हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो इसमें इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ये पोषक कहलाते, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व या पोषक कहते हैं। तो ये हम कक्षा 6 की पहला जो अध्याय है साइंस का, उसमें हम बता चुके थे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी जीवों को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं। स्वयं ये भोजन अपना बना सकते हैं पादप। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। केवल पौधे ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा कोई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो मनुष्य हैं, मनुष्य सहित जो और प्राणी हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो किस पर आश्रित होते हैं? वो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। उनके द्वारा जो बनाए गए भोजन है उन्हीं का वही आहार वो ग्रहण करते हैं। अतः मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है पादपों पर निर्भर होते हैं। अब पादपों में पोषण कैसे होता है उसको जानते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो पादप जो है किन किन चीज़ों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ क्या होता है? शारीरिक संरचना, तटस्थ भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। मतलब सीधी सी बात कि जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो कुछ पोषक तत्व हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रोक्साइड और वसा। ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। अगर हमारा पोषण सही रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं जो है इकट्ठा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। वह विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण विधि। जिस विधि में जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। अतः उस पादप को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहेंगे। जो अपना स्वयं भोजन जो है संश्लेषित करते हैं या भोजन जो है इकट्ठा करते हैं स्वयं, उन पादपों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होते हैं पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है उसको वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए इन जीवों को क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी आप समझ गए होंगे। जो स्वयं भोजन अपना बनाते हैं
और इकट्ठा करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पादप हुए। और जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन होता है उनको ग्रहण करते हैं तो वे जंतु क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगले पॉइंट पे हम पहुँचते हैं, उसमें दिया है, समझाया गया है। जितने भी प्रश्न रूप में पॉइंट दिए गए हैं वो नीचे समझाया रहता है उसमें। जैसे यहाँ पर दिया है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। यहाँ पर लिखा है कि पत्तियाँ जो होती हैं क्या होती हैं? पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। तो पत्तियाँ क्या होती हैं? पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाती हैं, या खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्योंकि पत्तियों में ही तो भोजन बनता है, इसीलिए इसको खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए का मतलब है जो भोजन बनाने के लिए जो जो आवश्यकता होगी पत्तियों को, उसी को कच्चा पदार्थ यहाँ पर अंकित किया गया है। मृदा में उपस्थित जो जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो जड़ या मूल के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो मृदा में उपस्थित जो जल और खनिज लवण होते हैं वो किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? जड़ द्वारा, जड़ या मूल द्वारा अवशोषित होते हैं। और उसके बाद अवशोषित करने के बाद क्या होता है? जो तना होता है उसी के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, तो पत्तियों की सतह पर क्या उपस्थित होता है? सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छिद्र होता है, उसी से जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो हम जो सांस लेने की प्रक्रिया में जो है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो वो पत्तियों में किस माध्यम से पहुंचती है? रंध्र के माध्यम से। पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उसी के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है पत्तियों में। उसके बाद जो है इसी के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यह रंध्र जो है, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। किससे घिरे रहते हैं? ये रंध्र जो सूक्ष्म छिद्र या रंध्र होते हैं वो किससे घिरे रहते हैं? द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। तो इन्हीं से जो है पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जो जल एवं खनिज होते हैं वो किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। हम जब एनसीईआरटी पर्यावरण की कक्षा में हम पढ़ाए थे, एक बार हमने बताया था कि जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं? जल और खनिज को कहाँ तक पहुँचाते हैं? पत्तियों तक। तो जल और खनिज का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। उन्हीं को वाहिका बोलते हैं, जाइलम को। जाइलम एक प्रकार का वाहिका है जिसके माध्यम से जो है जल और खनिज जो है वो पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। कैसी होती हैं? नली के समान होती है। उसी के माध्यम से जल और खनिज ऊपर जाता है और पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो पादपों में पदार्थों के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी चर्चा करने के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो बॉक्स में दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। दिया है, आपने देखा होगा कि इमारतें जो होती है वो ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। तो सजीवों का शरीर जो है किससे बनता है? सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसको क्या कहते हैं हम? कोशिका, सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स से ही हमारे शरीर का जो है निर्माण होता है। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म इकाइयाँ बोलते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो कोशिकाओं को जो है हम
सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, नंगी आँख से हम नहीं देख सकते हैं कोशिकाओं को। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, उनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यही आपने देखा है, ये कोशिका है और ये झिल्ली से घिरी हुई है, कोशिका झिल्ली। ये जो आवरण है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है। और इसके अंदर जो पदार्थ भरे हैं वो कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य। जो इसमें भरा हुआ है लिक्विड, उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जो ये गोलीय संरचना अंदर दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो कोशिका में आप इतना जानिए, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसको केंद्रक बोलते हैं। तो ये गोलीय जो भाग है यही जो होता है केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक कहलाता है। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। तो मतलब केंद्रक के चारों ओर होता है, उसी से वो घिरा रहता है, जिसमें कोशिका द्रव्य के कोशिका झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या है और कोशिका द्रव्य है, ये सभी कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो पत्तियों में जो हरा वर्णक पाया जाता है उसी को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, जिसको सौर प्रकाश भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो क्लोरोफिल का क्या काम होता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है क्लोरोफिल। तो इसको आपको जानना है कि क्लोरोफिल का क्या काम होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पत्तियाँ जो है निर्माण करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें उन्हें आवश्यकता होती है और ये सूर्य की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये 4 चीज़ें जो होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित होती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है? ऊर्जा का एक चरम स्रोत है, एक मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण ना होने की उपस्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है पादपों पर ही निर्भर होता है। तो जो पादप के अलावा जो जीव जंतु होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं? वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसका उपयोग जो है जीव जंतु करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? जीवों को भोजन नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। एक तो भोजन भी नहीं मिलेगा और दूसरा चीज़ ऑक्सीजन भी मिलना दिक्कत होगा। मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
उसमें ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है जिसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। तो किसी न किसी रूप में मनुष्य जो है वो मनुष्य और पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई प्राणी जो है यहाँ पर जीवित नहीं रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। तो जल से कार्बोहाइड्रेट का क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा समझ सकते। तो इस समीकरण को आप समझ सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की जो एक क्रिया किस प्रकार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होगी, फिर जल H2O की आवश्यकता होगी, फिर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया जो है संभव होगी, फिर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और ऑक्सीजन निर्मुक्त होगा जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? सांस लेने में करते हैं। और यही कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें भोजन के रूप में संचित होता है पत्तियों में। तो ये समीकरण आपको याद रखना है। इस प्रक्रम में क्या है लिखा है? ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती हैं। जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है वो पत्तियों में किस रूप में संचित होता है? मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में। यही कार्बोहाइड्रेट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पत्ती के अंदर की संरचना है। यहाँ पर जो है क्लोरोफिल दिखाया गया है कि किस प्रकार क्लोरोफिल की होती है। वर्णक होते हैं तो क्लोरोफिल क्या होते हैं? हरित वर्णक होते हैं। और ये जो रंध्र है इसके बगल में जो है द्वार कोशिकाएं हैं। तो यही द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? इस रंध्र को बंद करती हैं और खोलने का काम करती हैं। तो यही छिद्र जो है क्या है? रंध्र है। क्या है? रंध्र। द्वार कोशिकाओं से क्या है? घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये और ये क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं और इसके बीच में जो है वो रंध्री द्वार है। ये पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि पत्तियाँ जो है संश्लेषण की सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल है और जल एवं खनिज लवण वो जड़ों के द्वारा जो है पत्तियों में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होती है। यहाँ पर दिया पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि पत्तियों के अतिरिक्त जो पादप होते हैं उनके हरे भाग जो होते हैं, तने और शाखाएं, हरी शाखाएं जो होती हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ क्या करती हैं? सल्क या शूल रूपी हो जाती हैं। मतलब इनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ किस में चेंज हो जाती हैं? कांटों के रूप में, शूल के रूप में। क्यों ऐसा होता है? जिससे वहाँ पर जो है जल की
कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए वो जो है पत्तियाँ कांटों के रूप में बदल जाती हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिससे जल का उत्सर्जन कम होने लगता है और पत्तियों को जो जल की आवश्यकता होती है वो पूर्ण हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो जो नागफनी का पौधा होता है उनकी पत्तियां क्या होती है, कांटों के रूप में बदल जाती हैं। उनके जो तने होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक को अंधकार अथवा 72 घंटों के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। तो ये आप करके देख लीजिएगा। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो और अलग रंग की पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर, इन पत्तियों में उपस्थित जो लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देती हैं, अर्थात जो ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंखी, जिसको काई कहते हैं, काई जैसे पादप होते हैं, हरे अवपंखी काई देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। तो जो काई होता है वो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। तो जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ऐसे काई रूपी संरचना देखी जाती है, इन्हें शैवाल भी कहते हैं। तो इसमें कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। तो शैवाल भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन। फिर देखते हैं, लिखा है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनिक पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो प्रोटीन जो होता है उनमें कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो पादपों के नाइट्रोजन
कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जानने के लिए आगे पढ़ेंगे। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वायु में जो नाइट्रोजन होता है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परंतु अगर पादप की बात करें तो पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर पाता है। जो वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है उसका सीधे जो है पादप उपयोग नहीं कर पाता। तो कैसे करता है नाइट्रोजन? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो यही जो विशेष जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, गैसीय नाइट्रोजन जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसको उपयोगी यौगिक के रूप में परिवर्तित करके मृदा में क्या होते हैं, मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। वहीं से जो है ये पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ मतलब जो नाइट्रोजन मृदा में निर्मुक्त हुआ है वो विलेय के रूप में मिलता है। तो यही विलेय पदार्थ क्या होता है, पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यहीं से वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो खेतों में जो उर्वरक और खाद डाले जाते हैं इसी वजह से डाले जाते हैं कि पौधे जो है अपने नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकें, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वायु से नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विलेय के रूप में मृदा से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को। तो जब खाद उर्वरक डाला जाता है तो वो मिट्टी में जल के साथ विलेय में परिवर्तित हो जाता है और जल के माध्यम से वो पत्तियों में मतलब पेड़ पौधों में पहुंचता है जड़ों के माध्यम से। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। और इसके पश्चात पादप जो है खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार जो है पादप जो है संश्लेषण करते हैं नाइट्रोजन का। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं? कुछ पौधे या पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो भोजन संश्लेषित नहीं कर पाएंगे पौधे, मतलब इकट्ठा नहीं कर पाएंगे भोजन। वे कैसे जीवित रहते हैं, वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जो है पादपों पर निर्भर होता है उसी प्रकार वो पादप भी अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, ऐसी प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली। तो ये जो पौधे होते हैं विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, मतलब दूसरे पौधों के द्वारा जो बनाए गए खाद्य पदार्थ हैं उन पर निर्भर रहते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। तो अमरबेल में क्या होता है, शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना लटकती हुई दिखाई देती है। इनमें क्या होती है, क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि ये पीले रंग का है, पीले रंग में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं का मतलब जिस पर ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है
कि ये भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर ये चढ़े हुए होते हैं। तो ये अमरबेल का पौधा क्या होता है, दूसरे पौधों पर चढ़ जाते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषी। क्योंकि वो किसके लिए? अमरबेल के लिए पोषण प्रदान करता है, इसीलिए ये परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप जो है परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो परजीवी जो है ये अमरबेल को परजीवी कहते हैं, और जिस पर ये आश्रित होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों आप नोट कर लीजिए। क्या हम एवं अन्य जंतु जो है, यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं, परपोषी पादप पर अमरबेल। यहाँ पर अमरबेल लटका हुआ है, ये परपोषी पादप है, उसी पर आश्रित है अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? परजीवी कहलाते हैं अमरबेल। परजीवी का उदाहरण अगर आएगा तो क्या करेंगे आप? होता है क्या आपने कुछ ऐसे पौधों के नाम सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं या कीटों का? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। यह एक विस्मयकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होते हैं। जो ऐसे पादपों में जो घड़े या घट के रूप में संरचना दिखाई देती है वो क्या होते हैं? पत्तियों का जो है रूपांतरित भाग होता है। पत्ती का शीर्ष भाग जो है घड़े का ढक्कन बनाता है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, नीचे की तरफ मुड़े रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो घड़े में जो पाचक रस उपस्थित होता है उसके द्वारा कीटों का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। अब वीनस फ्लाई ट्रैप नोट कर लीजिए। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इसके बाद हमने पर्यावरण में पढ़ाया था, जब हम एनसीईआरटी की क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने घटपर्डी के पौधे में एक बताया था, निफेंथीज। तो ये कहाँ पाया था? भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में। तो वो भी एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। तो एक आप ये भी नोट कर लीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू, ये कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनके उन्हें आवश्यकता है? अब आते हैं मृत जीवी पर। इसके पहले हम घटपड़ी पौधे की संरचना देख लेते हैं। ऐसे होता है घटपड़ी पौधा, ऐसे पत्तियां उसकी दिखाई देती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घटपड़ी का पौधा है, कीटभक्षी पौधा है। तो इस प्रकार इसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगला है मृत जीवी। आपने बाज़ार में छत्रक, जिसको मशरूम बोलते हैं, बिकते देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अर्थात तनों
या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु ये किस प्रकार पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये है मशरूम, आप देख रहे होंगे। ब्रेड, जिसको डबल रोटी भी बोलते हैं, का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रख दें। उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक उस पर जो है रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव जो होता है वो कवक या फंजाई कहलाता है। जो रुई के धागों के समान जो संरचनाएं उस पर दिखाई देती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। तो ये कवक फंजाई क्या करते हैं, जो मृत पदार्थ होते हैं, सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, उनकी सतह पर क्या करते हैं, पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि सड़ी गली चीज़ें वैसे भी वहाँ पर नमी होती है, ये जब पाचक रस का स्राव कर देते हैं तो वहाँ पर जो है विलेय के रूप में वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात वे इस विलेन का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो पाचक रस है जब वो इस सड़ी गली वस्तुओं पर छोड़ देते हैं तो वो विलेन के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो यही विलेन जो है वो भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं, ये कवक या फंजाई। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है यह प्रणाली, क्या कहलाती है, मृत जीवी प्रणाली। ये मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, क्योंकि ये मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें मृत जीवी कहते हैं, कवक या फंजाई को। आप देखे होंगे कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जब ये नमी में रखे जाते हैं तो ये वहाँ पर उग जाते हैं। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम और उष्ण हो। जहाँ पर नम और उष्ण होता है वहीं पर ये उगते हैं, कवक और फंजाई। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करता है। तो वर्षा ऋतु जो होती है सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है कवकों की वृद्धि के लिए। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान जो है अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती हैं और ख़राब हो जाती है, जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते, अनुपयोगी हो जाती हैं। तो वर्षा ऋतु में हम देखते हैं बहुत ही सामान जो है वो इन कवकों की वजह से ख़राब हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु जो होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो कवक के जो बीजाणु होते हैं वो साधारणतः जो है वो वायु में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो तब तक वृद्धि नहीं करते हैं जब तक उन्हें नमी और उष्ण स्थान नहीं मिलता है। तो जहाँ भी इन्हें नम या उष्ण स्थान मिलते हैं वो वहीं पर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। पहले ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं,
परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, तो उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक कहाँ रहते हैं? वृक्ष की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो कवक की वजह से जल एवं पोषकों को अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में, तो लाइकेन कहे जाने इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। तो लाइकेन में शैवाल भी होता है और कवक भी होता है, दोनों से मिलकर बने होते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? सैक। ये हम पढ़ा चुके हैं, सैक भी बोलते हैं। सै से इसमें शैवाल होगा और का से कवक होगा, इन दोनों से मिलकर बना होता है, जिसको लाइकेन बोलते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। शैवाल हरे रंग का होता है, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है शैवाल में, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ जो है कवक को देता है। तो कवक को खाद्य पदार्थ कौन देता है? शैवाल देता है, और शैवाल को जो है आवास, जल और पौष्टिक तत्व उपलब्ध कौन कराता है? कवक। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? पादप क्या करते हैं मृदा से? पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। तो पादप जो होते हैं वो मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते रहते हैं। तो खनिज जो होते हैं वो मृदा से अवशोषित होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? मृदा से इनकी मात्रा कम होती जाती है। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। उर्वरक और खाद में कौन से खनिज तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए जो है मृदा में इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए हमें उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। तो जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं? मृदा से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो पोषक तत्व होते हैं उनको वो ग्रहण करते रहते हैं, जिससे क्या होता है? मृदा में कमी आने लगती है इन पोषक तत्वों को। तो इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उर्वरक और खाद मिलाया जाता है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मुख्य पॉइंट आया है, इसको आप नोट कर लीजिए कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की आवश्यकता कहाँ होती है? पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग
उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग डायरेक्टली तो कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग वो वायुमंडल से डायरेक्टली नहीं करते हैं। वो मृदा से विलेय के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो हमने कहा क्या कि नाइट्रोजन वो विलेय के रूप में ही प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम है, वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आपको जीवाणु का नाम याद रखना है कि जो राइजोबियम होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। राइजोबियम क्या करते हैं, अपना भोजन वो स्वयं नहीं बनाते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि राइजोबियम जो जीवाणु है किन पादपों की जड़ों में अधिकतर पाया जाता है। तो जितने भी दाल वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, जैसे चना, मटर, मूंग, सेम एवं अन्य फलेदार जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो यही राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अधिकतर दालें, यहाँ पर आया है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। तो हमने कहा ना कि दाल जो पादप होते हैं, दलहनी फसलें जो होती हैं, उनकी जड़ों में जो है राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। और ये पादप क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु को आवास प्रदान करते हैं और खाद्य प्रदान करते हैं। और ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अतः इनमें जो है सहजीवी संबंध पाया जाता है। किसमें, राइजोबियम जीवाणु और पौधे की जड़ों में सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये राइजोबियम जीवाणु ही नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। उनमें नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप या तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी हैं? विचार कीजिए। तो इतने थे हमारे। तो इसमें कुछ पाठ का सारांश है, उसको देख लेते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है उत्पाद के रूप में मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक प्रश्न और आता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा
सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। तो क्लोरोफिल सहायता करता है पत्तियों को सौर ऊर्जा का संचयन करने में। प्रेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, मतलब हम सांस लेने में इसका उपयोग करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप क्या हैं? परजीवी। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो ये पाठ का सारांश था जो हम बता चुके थे। तो लेक्चर आपको कैसी लगी? अगर लेक्चर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अगले लेक्चर में जो है अगला चैप्टर जो है लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।